नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर में कौन से डेट का डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको देना पड़ेगा। क्या इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन है? क्या इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है? उस गाइडलाइन के अनुसार आपको पेपर जमा करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप प्रूफ के बारे में। कौन सा सिटीजन प्रूफ मान्य है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, किस पीरियड से किस पीरियड तक आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन मान्य करेगा, अप्रूव करेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ऐसे कौन से पीरियड के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिससे एसआईआर के दौरान, एनआरसी के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये डेटा इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया गया है। तो आज हम गवर्नमेंट डेटा पर बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर बात करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर इशू किए हैं, जो डेट मेंशन किया है कि भाई इस डेट से इस डेट तक अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है, कोई भी प्रूफ है जिससे आप ये साबित कर पाओ कि आप भारत के नागरिक हो, तो हम आपका नाम एनआरसी या एसआईआर में डाल देंगे या वोटर लिस्ट में डाल देंगे। अन्यथा आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और आपकी नागरिकता भी खतरे में आ सकती है। पॉइंट ये है कि क्या उस डेट से हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, और अगर उस डेट से हमें डेटा अवेलेबल नहीं होगा या जिस डेट पे इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ है कि इस पीरियड से इस पीरियड तक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तभी आप एसआईआर और एनआरसी में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो अगर वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो क्या इलेक्शन कमीशन ने हमको कोई और अल्टरनेट ऑप्शन दिया है या कुछ अल्टरनेट डॉक्यूमेंट दिया है जिस डॉक्यूमेंट को हम प्रूफ करके ये बता सके भाई कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है? तो आज हम सारा डिटेल उसी पे बात करने वाले हैं कि एसआईआर में कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक आपको सिटीजन प्रूफ दिखाना है और वहां से वहां तक, उस डेट से उस डेट तक आपको सारे डॉक्यूमेंट बना कर रखने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं या अल्टरनेटिव कौन से डॉक्यूमेंट आपको मान्य होंगे। तो आप परेशान मत होइए, इलेक्शन कमीशन ने अल्टरनेट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जिस जिस डेट पे इलेक्शन कमीशन मांग रहा है उस डेट से उस डेट तक अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट डेटा अवेलेबल है, अल्टरनेट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अगर वो आपके पास होता है तब भी आप एसआई और एनआरसी का फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हमको रखने हैं, एक पॉइंट, कौन से डॉक्यूमेंट हमको रखने हैं और किस पीरियड से डॉक्यूमेंट रखने हैं। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट। एसआईआर में, एनआरसी में, वोटर लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और किस डेट से किस डेट तक आपको अवेलेबल होना चाहिए, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरा सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये डेटा हमने निकाला है। आप भी जाकर वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये डेटा सर्च कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास उस डेट से उस डेट तक का डेटा अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। और अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके अल्टरनेटिव हमें डेटा क्या इलेक्शन कमीशन ने दिया है। क्लियर? गवर्नमेंट सभी के लिए एकदम सजग है। गवर्नमेंट किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही है, गवर्नमेंट किसी के साथ जाति नहीं होने दे रही है। आपके पास अगर डेटा अवेलेबल है तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट हमारे आ रहे थे कि सर मैं जॉब करती हूँ, मैंने मकान खरीदा है, लैंड खरीदा है, तो क्या ये डॉक्यूमेंट मान्य होंगे? तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे और उसी से लेकर ये हम वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट पे आना है, सिटीजन सर्विस पोर्टल पर ध्यान देना, सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आना है और यहां से हमको ये डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन करना है। इसको, डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन कर लेना है। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस पीरियड से किस पीरियड तक रखने हैं, इकट्ठा करने हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको किस डेट से किस डेट तक का डिक्लेरेशन रखना है, ठीक है। प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट बेस्ड, ओपन द फॉलोइंग कैटेगरी। यहां पे ध्यान देना, ओपन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस द एप्लीकेशन एप्लीकेंट टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑफ द, ओपन द फॉलोइंग
कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी में कौन सा डेटा कहां तक प्रोवाइड करना है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। क्लियर? चलिए, हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, आपको दिखाई दीजिए इसलिए। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, एस्टैब्लिश द डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ प्लेस। आपको जिस डेट से कहा जा रहा है उस डेट से आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, या जिस डेट से आप रह रहे हो प्लेस बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। किस डेट से प्रोवाइड करना है? तो डेट है आपका, इफ ब्रॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1 जुलाई 1987, ये डेट आप नोट करिएगा, 1 जुलाई 1987 एंड 2 दिसंबर 2004। 1987 आपकी डेडलाइन है। 1987 से 2004 के बीच में आपके पास ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल होना चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे आपका इंडियन होना प्रूफ हो जाए, और प्लेस बर्थ सर्टिफिकेट, जिस स्थान पे रह रहे हो उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर द फादर आर मदर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, आप अपना और अपने माता पिता का 1987 से लेके 2004 के बीच में बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। उस बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हो कि आपका जन्म 1987 में हुआ है या 7 के बाद, 88, 89, 90, 91, ठीक है, इस तरीके का आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, आपका भी और आपके फादर और मदर का भी। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है, इफ ब्रॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2 दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर द सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो लिस्ट में दिया गया, तो एक ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ये डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट मांग रही है, इलेक्शन कमीशन मांग रहा है इस डेट का, मतलब कि आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 1987 है। तो 1987 से लेकर 2004 तक आपके पास इंडिया में डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, दो सर्टिफिकेट आपके और आपके फादर मदर के होने चाहिए, तभी आपका नाम SIR और NRC वोटर लिस्ट में आएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका जो दूसरा डेट है, ये हो गया फादर मदर। आगे कह रहा है कि इफ एनी पेरेंट्स इज नॉट इंडियन, ऑप्शन दिया है आपको, अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है कि अगर आपके माता पिता प्रेजेंट टाइम में इंडिया में नहीं है, कह रहा है इफ एनी प्रेजेंट इज नॉट इंडियन, प्रोवाइड अ कॉपी हिज हेयर द वैलिड पासपोर्ट वीजा द टाइम ऑफ योर बर्थ। अगर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में आपके माता पिता अवेलेबल नहीं हैं, तो उस केस में आपको अपने फादर या मदर का पासपोर्ट और वीजा लगाना है। कौन सा पासपोर्ट वीजा? जो उस डेट में बना हो, 1987 से लेकर 2004 के बीच में बनाया गया हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ ब्रॉर्न द आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है तो अटैच प्रूफ ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द इंडियन मिशन अब्रॉड। अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो उस केस में आपको इंडिया में आने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। आपका रजिस्ट्रेशन होगा किसके तहत? मिशन ऑफ अब्रॉड के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। मतलब कि कोई भी फैमिली जो बाहर रहती है, उसका बर्थ बाहर हुआ है और वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में रह रहा है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, जिसे कहते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द इंडियन मिशन अब्रॉड। इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाया गया होगा, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पे लाकर सबमिट करना पड़ सकता है। अगला कह रहा है इफ एक्वायर्ड इंडियन सिटीजन बाय द रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन अटैच द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। एक बार ध्यान सुनिए, कह रहा है कि इफ रिक्वायर्ड इंडियन सिटीजन बाय द रजिस्ट्रेशन, जो यहां पे आके रह गए किसी भी कारण से, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो हुआ होगा वो देशीकरण के आधार पे हुआ होगा। किसके आधार पे? देशीकरण के आधार पे। तो उस समय जो अटैच कॉपी मिली है, सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है भैया कि इंडिकेट नॉट एग्जीक्यूटिव
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कह रहा है, ध्यान समझिएगा, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट क्या है? अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है इंडिकेट द नॉट एग्जीक्यूटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेपरेट सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट फॉर द सेल्फ फादर एंड मदर इफ मेंशन एबव। सेपरेट तरीके से आपको अपने फादर और मदर की पूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। चलिए आगे देखते हैं एक एक पॉइंट करके क्या है। नंबर 1, एनी आइडेंटिटी कार्ड पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू टू द रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर, मतलब कि अगर वो सारे ऊपर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं होते हैं, इन केस क्या नहीं प्रोवाइड होता है, अगर ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्लेस बर्थ सर्टिफिकेट ये अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होगा? अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट होगा आपका, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कार्ड जो है, अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू टू रेगुलर ऑफ पेंशनर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पीसीयू। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में पीसीयू में अगर आपके फादर फैमिली जॉब करती है तो उस केस में आइडेंटिटी कार्ड बना होगा, तो पेंशन कार्ड भी हो सकता है, एम्प्लॉय कार्ड भी हो सकता है, उससे काम आपका चल सकता है। अगला, एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड इन द इंडिया बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बैंक्स पोस्ट ऑफिस, इससे भी आपका काम चल सकता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ होगा तो उससे भी आपका काम चल सकता है। अगला, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी, बर्थ सर्टिफिकेट आप अगर किसी गवर्नमेंट कंपेटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो, आपके पास पासपोर्ट हो उस पीरियड का, ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आपके पास सर्टिफिकेट हो उस टाइम पीरियड का, ध्यान देना 1987 से 2004 के बीच की बात हो रही है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट अथॉरिटी, अगर परमानेंट एड्रेस किसी गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटी ने इशू किया हो आपको सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट आपके पास हो, ओबीसी एसटी एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऐसा कुछ हो आपके पास, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, अगर आपका नाम पहले से एनआरसी में है, आपका नाम पहले से एनआरसी में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट लोकल अथॉरिटी, जो ब्लॉक पे फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर होता है उस डेट का, जिसे कहते हैं परिवार कुटुंब रजिस्टर, उस डेट का अगर आपके पास नाम है तो उसका भी पेपर आप यहाँ लाके लगा सकते हो। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 1987 से लेकर 2004 के बीच में कोई भी गवर्नमेंट हाउस आपको अलॉटमेंट किया गया हो, आवास विकास, एलडीए, नगर निगम, ऐसा कोई गवर्नमेंट हाउस अलॉटमेंट किया गया हो आपको, तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अगला, फॉर आधार द कमीशन डायरेक्टर्स इशू बाय द वोटर आईडी, अगर आपके पास वोटर आईडी इशू किया गया तब तो आपके पास सारी चीजें बरकरार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? अल्टरनेटिव ऑप्शन है अगर आपके पास ऐसा कुछ है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें कि अगर आप 1987 से 2004 के बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आपके फादर आपके मदर, और उनका आइडेंटिटी कार्ड अगर आप दिखाते हो, उनका आप लेटर दिखाते हो, उस केस में आपको यहाँ का रेजिडेंस माना जा सकता है, या आपको वो डॉक्यूमेंट प्रूफ कर सकता है कि आप इंडियन हो। क्लियर? दूसरा कि अगर गवर्नमेंट सोसाइटी ने आपको लैंड अप्रूव किया हो, अलॉटमेंट हुआ, जैसे नगर निगम का, आवास विकास का, एलडीए का अलॉटमेंट होता है मकान का, तो अगर 1987 से लेकर 2004 तक कोई भी अलॉटमेंट आपको हुआ है लैंड का, हाउस का, अपार्टमेंट का, तो उस केस में भी ये सर्टिफिकेट आपको यूज हो जाएगा एसआईआर और वोटर लिस्ट के काम के लिए। इसका मतलब कि अगर 1987 में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो इस केस में ये चीजें आप अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1987 में बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ से ये है कि 1987 में कोई इतना ध्यान नहीं देता था कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो ये सर्टिफिकेट बनाता है, कोई ध्यान नहीं देता था। तो जाहिर सी बात है कि 50% लोगों के पास नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो जिसके भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका तो काम चल जाएगा, जिसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ से है कि जिसके पास तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनका तो काम चल जाएगा, दिखा लेंगे। जिसके फादर और मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनका क्या होगा, वो क्या दिखाएंगे? तो उनको भैया 1987 से लेके 2004 के बीच का बर्थ सर्टिफिकेट, प्लेस सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। क्लियर?
अगर आपको बात समझ में आई हो या नहीं समझ में आई हो, कोई भी सजेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ज़रूर बताएँगे।